हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज हमारी ये 4th क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन अर्थात अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। फ्रेंड्स, ये हमारे बहिर्जात कारकों से ही बनते हैं और जिनको हम आज डीपली स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे जो बहिर्जात कारक हैं उनके ये दो पार्ट्स हैं, अपक्षय और अपरदन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि अपक्षय क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे जो हमारी जो ये वेदर की जो ये तत्व होते हैं, जैसे वायु होगी, जल हो गया, नमी होगी, इनके कारण या फिर प्राणियों के कारण या फिर मनुष्य के किसी काम के कारण, इनके कारण क्या होता है कि जो चट्टानें हैं ना वो अपने ही स्थान पर टूटने फूटने लग जाती हैं। ये अपने ही स्थान पर शैलों का या चट्टानों का टूटना फूटना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपक्षय दो प्रकार से हो सकता है, एक तो विघटन से और एक वियोजन से। विघटन यानी कि अपने जो हमारी ये चट्टानें हैं ये टूट जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं। वियोजन का क्या अर्थ है? वियोजन होता है जैसे घुल जाना, मान लो जैसे पानी में घुल जाए, जैसे चूने से युक्त जो चट्टानें होती हैं वो पानी में घुल जाती है, तो ये उन चट्टानों का क्या है, वियोजन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये अपक्षय है इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट है रासायनिक अपक्षय, सेकंड है भौतिक अपक्षय और थर्ड है जैविक अपक्षय। ठीक है फ्रेंड्स, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे अब। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? रासायनिक अपक्षय में है ना फ्रेंड्स, जो ये रासायनिक जो अपक्षय होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो विलयन जो क्रिया होती है यानी कि अब जल में घुल जाना, इसके द्वारा ये जो चट्टानें होती हैं वो अपक्षय होता है उनका। कैसे फ्रेंड्स? जैसे जो चट्टानें होती हैं उसमें है ना विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, नमक हो गया और साइट्रेट और सल्फेट हो गया। इनके साथ क्या होगा, जैसे ये जल में घुलनशील होते हैं तो क्या होगा, उन चट्टानों में जो भी ये खनिजों का पार्ट होता है ना, तो पानी के साथ जब ये क्रिया करेगा तो ये जल में घुल जाएगा और क्या होगा, उन चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा, वो भाग टूट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन जैसे कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके संपर्क में जब चट्टानें आती हैं ना तो ये कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है। कैसे? जैसे मान लो जिन पार्ट्स में जो चूनायुक्त जो चट्टानें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर भूमिगत जल में होता है ये कार्बोनेशन। मान लो जो चूनायुक्त जो चट्टानें होती हैं वो ये CO2 गैस के साथ प्रोसेस करेंगी और वो जल में घुल जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारी चट्टानें हैं इनका अपक्षय होगा और इसी प्रक्रिया के द्वारा ही जो भूमिगत जो गुफाएं होती हैं ना उनका भी निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है फ्रेंड्स जल योजन। जल योजन क्या है कि कुछ चट्टानें हैं ना ऐसी होती हैं जो जल को सोख लेती हैं। जल को अगर वो सोखेंगी तो क्या होगा, उन चट्टानों का आयतन बढ़ जाएगा यानी कि वो बड़ी हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि उन चट्टानों में है ना दरारें आएंगी और इससे ही उनका अपक्षय होना शुरू हो जाएगा, वो टूटने फूटने लग जाएंगी। फिर आगे है फ्रेंड्स, जो ये मैरिन महोदय थे, मैरिल महोदय ने क्या बोला है कि जब कोई भी खनिज जल को अवशोषित कर लेता है तो वह अपने आयतन को 80% तक बढ़ा लेता है। कितना बढ़ा लेता है? 80% तक बढ़ा लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है ये है जो फेल्सपार जो खनिज होता है, ये जब जल को अवशोषित करता है तो कैओलिन मिट्टी में बदल जाता है। फेल्सपार किस में बदल जाता है? जल अवशोषित करके कैओलिन मिट्टी में बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है? जब भी मान लो या तो जल या फिर नमी वाली जो वायु होगी ना उसके संपर्क में ऐसी चट्टान आए कि मान लो उसमें लोहे का कुछ अंश हो, अगर उस चट्टान में लोहे का अंश है और वो नमी की या फिर जल की उसमें आ गई, संपर्क में आ गई, तो क्या होगा, जो वो लो का अंश था ना वो ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के साथ लोहा मिलके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है। ये साइंस की टर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है जब लोह युक्त जो चट्टान होती है वो ऐसे स्थान पे पहुंच जाए कि जहाँ पर क्या ना हो,
जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो फिर कोई और रासायनिक प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा ये चट्टान है जो ये टूटने लग जाती है। इसको हम कहते हैं न्यूनीकरण, यानी कि चट्टान का जो ऑक्सीजन ना होने के टाइम पे जो ये अपक्षय होता है उस प्रक्रिया में न्यूनीकरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है सेकंड है फ्रेंड्स भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में ये इसके 2-3 पार्ट्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। फर्स्ट है फ्रेंड्स बाहर विहीनीकरण या दाब मुक्तिकरण। बाहर विहीनीकरण मतलब बाहर से विहीन हो जाना, अपलोडिंग, यानी कि जो उसके ऊपर लोड था वो हट जाना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जो थोड़ी ये सख्त जो चट्टानें होती हैं ना, जैसे ग्रेनाइट और जो संगमरमर की जो ये चट्टानें हैं, ये सॉलिड रॉक्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर मान लो कोई नरम चट्टान है, जैसे मान लो कोई ये रेत की ही परत है उसके ऊपर, और वो हवा से या पानी से वो बह जाए तो क्या होगा, वो भार से या दाब से मुक्त होगी वो चट्टान। ठीक है, वो भार या दाब से मुक्त होने के बाद है ना वो चट्टानें फैलने लग जाती हैं। जब वो चट्टानें फैलेंगी तो क्या होगा, इनका जो कुछ पार्ट है वो टूटने लग जाएगा। ये परत दर परत ऐसे ये टूटती चली जाती हैं, जिसको कहते हैं ये भौतिक अपक्षय है। और इसमें एक और टर्म आती है अपशल्कन। अपशल्कन क्या होता है, जो ये चट्टानें होती है ना, इनका जो ऊपरी जो परत होती है ना वो इस तरह से उतरती है, जैसे कि प्याज का छिलका उतरता है ना, इस तरह से उतरती हैं। तो इसी को ही हम अपशल्कन कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन। हाँ, तापमान में कैसे परिवर्तन होता है, मान लो कि भाई ये है भाई मरुस्थलीय भाग है, कोई मरुस्थलीय भाग है या शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ पे क्या होता है दिन में तो क्या होगा, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होगा तो ज़्यादा तेज़ धूप होगी, तो जो चट्टानें वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। और रात को अगर मान लो वहाँ पे या तो बारिश आ गई या फिर एकदम से टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा ही कम चला जाता है, तो क्या होता है वो जो चट्टानें होती हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। जब वो सनलाइट में ज़्यादा फैल गई और रात को जब उनका टेम्परेचर कम हुआ, रात का टेम्परेचर कम हुआ और वो सिकुड़ने लगी, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि उन चट्टानों में दरारें आने लग जाती है। दरारें आके वो धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, तापमान के कारण जो अपक्षय हुआ है वो यही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक ये टर्म और है फ्रेंड्स कि कणिका में अपक्षय या फिर पिंड विच्छेदन क्या होता है। जो अभी अभी हमने ये टेम्परेचर में जो ये परिवर्तन के कारण पढ़ा है ना, यही है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ा और रात का कम हुआ, तो दिन में जो टेम्परेचर बढ़ा तब ये जो चट्टानें थी ये ज़्यादा फैल गई और रात को ये सिकुड़ गई। इससे क्या होता है कि ये चट्टानें टूटने लगती हैं और छोटे छोटे पिंडों में या फिर बड़े बड़े खंडों में टूटेंगी। अगर छोटे पिंडों में टूटेंगी तो कणिका में अपक्षय कहलाएगा और बड़ों में टूटेंगी तो पिंड विच्छेदन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड टर्म है हिमीकरण या तुषार अपक्षय। हिमीकरण से पता चल रहा है, हिम यानी कि बर्फ। क्या होता है, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या फिर जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो ध्रुवीय भागों में जो पर्वत होते हैं, मान लो इस तरह अगर कुछ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मान लो रात को बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है, और दिन में उस बर्फ़ के ऊपर सनलाइट पड़ी तो वो पानी वो बर्फ़ पिघल के पानी बन गया। फिर क्या होगा, यही प्रोसेस बार बार रोज़ रोज़ होती रहेगी। रोज़ ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा कि रात को जब बर्फ़ जमती है ना, तो जो दरार थी मान लो उस चट्टान में जिसमें बर्फ़ गई थी, और फिर सुबह वो बर्फ़ मेल्ट हो गई थी। मेल्ट होने के बाद क्या हुआ कि वो इस तरह से धीरे धीरे रोज़ यही प्रोसेस होगी तो वो चट्टान की जो दरार है वो थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती चली जाएगी। इस तरह से चौड़ी होते होते क्या होगा कि धीरे धीरे उस चट्टान का टूटना आरंभ हो जाएगा। इसी को ही हम हिमीकरण अपक्षय या तुषार अपक्षय कहते हैं। क्यों, कैसे, क्या होता है ये इसमें फ्रेंड्स, जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ में जो क्या होता है कि फ्रेंड्स जैसे जो 9 घन सेंटीमीटर जो पानी होता है ना, वो अगर जम गया, अगर उसकी बर्फ़ बन गई तो वो 10 घन सेंटीमीटर जगह को घेरता है। इसी तरह से जैसे रात को जब बर्फ़ जमती है ना, मान लो वो 10 सेंटीमीटर उसने जगह घेरी और सुबह फिर से वो पिघल के 9 में आ गया। ऐसे ही अगले दिन फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा जगह घेरेगी, फिर अगले दिन फिर वो, इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और अब ये अपक्षय चलता रहता है। फ्रेंड्स
इसमें लवण लवण जो क्रिस्टलन है इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, मान लो समुद्र का पानी ये नमकीन होता है, उसमें जो ये नमक के कण पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या जलयोजन या फिर क्लिस्ट्रीकरण के कारण क्या हो जाता है, उस नमक के जो रवे बन जाते हैं, और रवे बन जाते हैं और जैसे ही किसी चट्टान के संपर्क में आते हैं तो क्या होगा, उस चट्टान में थोड़ी बहुत जो दरारें होंगी ना उसमें वो रवे चले जाते हैं, जिससे उनका आयतन बढ़ता जाता है उन दरारों का। और धीरे धीरे ये ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, चट्टानें टूटने फूटने लग जाते हैं। यही तो जो है वो लवण क्रिस्टलन कहलाता है। इसके कारण जो अपक्षय होता है वो क्या होता है, कणिका में विखंडन भी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जैविक अपक्षय। जैविक नाम से ही पता चल रहा है, जैविक यानी कि जीवों से होने वाला अपक्षय। जीवों से अपक्षय कैसे होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कुछ जो केचुए वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनको चट्टानों को धीरे धीरे कुतरते रहते हैं, उससे क्या होगा कि वो चट्टानों का अपक्षय कहलाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि जो ये बिलकारी जीव होते हैं जैसे चूहे हो गए, ये भी अपने इनको चट्टानों को धीरे धीरे कुतरते रहते हैं। अगर ये उनको कुतरेंगे तो ऐसे ही उनका भी अपक्षय होगा, कोई जिस भी चट्टान को कुतरा जाएगा उसका अपक्षय ही कहलाएगा वो, ठीक है फ्रेंड्स। और एक ये टर्म है आर्थर होम की है कि 1 एकड़ मिट्टी 1.5 लाख केचुए हो सकते हैं। 1 एकड़ मिट्टी में, 1 एकड़ मिट्टी में कितने केचुए हो सकते हैं, 1.5 लाख तक। ये केचुए 1 साल में 10 टन तक मिट्टी बनाते हैं। जो 1 एकड़ में जो केचुए हुए उनकी संख्या हुई 1.5 लाख, और 1 साल में इन्होंने कितनी मिट्टी बना दी, 10 टन मिट्टी बना दी। 1 एकड़ में 1.5 लाख केचुओं ने 10 टन मिट्टी बना दी, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वनस्पति। वनस्पति में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं और उनकी जड़ें नीचे तक गहराई तक जा रही हैं, उनकी जड़ें धीरे धीरे मोटी होती चली गई, और मान लो अगर किसी चट्टान से, कोई चट्टान है नीचे और उसमें उसकी जड़ें चली गई, जब वो मोटी होंगी तो क्या होगा, उस चट्टान में जो दरार होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ने से वो टूट जाएगी। इसको भी अपक्षय ही कहेंगे हम। तीसरा है जो मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे, वो कैसे होते हैं, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, सिंचाई के लिए नहर कुएं बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कारखाने लगाते हैं या फिर सड़क बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रॉक्स को तोड़ते फोड़ते हैं, क्योंकि मान लो अगर हमें सड़क बनानी है तो हमें पत्थर तो चाहिएगा। अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें पत्थर की नीड होगी, और नीड होगी तो हम रॉक्स को तोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, उनका अपक्षय कहलाएगा ये, ठीक है। अच्छा, एक ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे जो स्वेज नहर है वो 1869 में बनाई गई थी, और वो कैसे बनाई गई थी, सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाई गई थी। ये देखिए, जो स्वेज नहर है वो 1869 में सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्षय को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये देखिए। फर्स्ट है जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करती है, मान लो कहीं की जलवायु गर्म है, कहीं की ठंडी है, तो वहाँ पे शैलों में जो अपक्षय होता है उसकी दर भी अलग अलग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लो कहीं पे ज़्यादा ही बारिश होती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, वहाँ की चट्टानें, जो नरम चट्टानें हैं वो बारिश के साथ बह जाएंगी। कहीं पे मान लो ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, ज़्यादा तेज़ हवाओं से क्या होगा कि जो वहाँ पे जो चट्टानें, जैसे मान लो कोई मरुस्थलीय एरिया है तो वहाँ पर जो बड़े बड़े जो ये खंड पाए जाते हैं, जो रेतीले, हम जो टीले बोलते हैं, वो ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तो उसके साथ उड़ के चले जाएंगे, तो ये भी तो अपक्षय ही हो गया ना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है शैलों का संगठन और संरचना। मान लो कोई नरम शैल है तो वो जल्दी अपरदित हो जाएगी, और कोई मान लो कठोर शैल है तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वनस्पति। हाँ, वनस्पति भी करती है, जैसे मान लो कठोर शैलों के आसपास वनस्पति उसको कम अपरदित करेगी और नरम शैलों को ज़्यादा अपरदित करेगी। भूमि का ढाल, अगर ढाल अधिक है तो क्या होगा कि ढाल अधिक होगा और हवा या वायु हवा या फिर नदी या फिर बारिश आई तो क्या होगा, वो जल्दी कटाव हो जाएगा। अगर ज़्यादा खड़ा नहीं होगा, तीव्र नहीं होगा तो धीरे धीरे अपक्षय होगा, या फिर ना भी हो समय के साथ। हाँ, ज़्यादा समय के साथ साथ अपक्षय ज़्यादा ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। अपक्षय की इम्पोर्टेंस क्या है,
अपक्षय से क्या होता है, स्थल रूपों की रचना होती है। ठीक है, हाँ, स्थल रूपों की रचना होती है। मान लो कहीं पे भी अपक्षय हुआ है तो उस पे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ तो बनेंगी ना, स्थल रूपों की संरचना होगी। ठीक है, मिट्टी का निर्माण होगा। मान लो कोई कठोर शैल थी, वो धीरे धीरे भूर भूर के तो वो मिट्टी में मिलती जाएगी, तो मिट्टी का निर्माण हुआ। परतदार चट्टानों का निर्माण होगा। हाँ, मान लो अपरदित होके इस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमती हुई जा रही है, तो क्या होगा कि इससे परतदार चट्टानों का अपक्षय के कारण परतदार चट्टानें बनेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है झीलों का निर्माण होगा। झीलों का निर्माण कैसे होगा, मान लो कोई भी चट्टान है और अगर उसका मान लो कोई नरम चट्टान है और उसका अपक्षय इतना ज़्यादा हो गया कि गहराई तक हो गया, तो क्या होगा, झीलें बन जाएंगी। ठीक है, अगला है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट या फिर वृत्त संचलन क्या होता है। मास मूवमेंट कि हमारी जो पृथ्वी का जो ऊपरी जो असंगठित भाग है ना, जो असंगठित भाग है, तो पृथ्वी तो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का, और जो असंगठित भाग होगा उसका अगर बोझ बढ़ जाए तो वो डाल के नीचे नीचे खिसकने लग जाता है। इसी को ही मास मूवमेंट कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि बर्फीले स्थानों पे भाई लैंड स्लाइडिंग होगी, ये इसी तरह ही तो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स अपर्दन। अपर्दन क्या है, अपर्दन में क्या होता है, जो भी जैसे चट्टानों का अपक्षय हुआ है ना, उस अपक्षय को जो मतलब अपक्षय के कारण जो चट्टानें टूट फूट गई और वो टूटे फूटे जो भी कंकड़ पत्थर या फिर जो भी मिट्टी बनी है उसको है ना, जो अपर्दन के कारक होते हैं। अपर्दन के कारक कौन से होते हैं, जैसे नदी होगी, हिम नदी, पवन, भूमिगत जल या फिर सागरीय तरंगे, ये होते हैं अपर्दन के कारक। ये ना उन चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ बहा ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को ही हम अपर्दन कहेंगे। मान लो ये कोई चट्टान है और यहाँ पे इसका ये अपर्दन हो गया। ठीक है, हवा आई इधर से और हवा इसको बहा लेगी, या फिर पानी वो नदी आई, नदी इसको बहा लेगी, तो ये क्या हो गया, इसका अपर्दन कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है कि जैसे देखो हमारा जो भी ये प्रक्रम था जिसके द्वारा ये अपर्दन हुआ है, चाहे वो पानी हो चाहे हवा हो कुछ भी हो, तो क्या होता है, मान लो हवा है तेज गति से आई तो वो उनको कंकड़ को मिट्टी को इनको उड़ा के लेके आई। ठीक है, और मान लो कहीं जाके तो उस हवा के मान लो उसके बीच में कुछ ऐसा आ गया जिससे उसकी गति कम होगी। गति कम होगी तो क्या होगा कि वो चीज़ें जो है उन चीज़ों को वो एक जगह पे डिपॉजिट कर देगी। उनको मान लो अपरदित किए हुए जो भी सामग्री थी उसको जहाँ मान लो किसी स्थान पर वो छोड़ देगी, आगे नहीं बहा के ले जा सकती, आगे नहीं उड़ा के ले जा सकती। मान लो नदी या फिर वायु कोई भी लेके आया उसको, और मान लो उसको कहीं पे डिपॉजिट कर दिया, तो वही क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए जो निक्षेपण होता है ना, ये किसी भी प्रक्रम के द्वारा नहीं होता, बल्कि मान लो कोई प्रक्रम है वो बहा के लेके जा रहा है और उसकी गति मंद होगी, उसकी गति मंद होने से ही वो उसको वहीं पे छोड़ देता है, और इसी को ही हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं पीडीएफ डाल दूंगी, पीडीएफ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स।